हुआ था क्लास में। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन में ऑलरेडी वैसे भी मज़ा आता है। आइए देखते हैं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है बेटा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रिएजेंट है जो कि क्या है, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब देखो बेटा, जब कभी भी हम कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है जानते हो? कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब जिसमें C डबल बॉन्ड ग्रुप पाया जाए। इसके जो मेन दो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल, उनकी बात लिख रहा हूँ, जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड ये हो गया। अगर हमें इससे, है ना, यहाँ पर दो रिएजेंट की बात कर रहे हैं हम। पहला रिएजेंट हमारे पास यहाँ पर है ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और दूसरा हमारे पास है NH2 इन प्रेजेंस ऑफ रोना, यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसे बोलते हैं बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन, और इसे बोलते हैं ओल्फ-किस्नर रिडक्शन। एग्ज़ाम से बहुत पहले मैंने आपको एक नेम रिएक्शन की बुकलेट दी थी, आपको याद हो तो उस बुकलेट में भी ये चीज़ मेंशन करी थी। तो होता क्या है, मैंने आपको बहुत डिटेल में मेंशन किया था, जैसा होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा। तो ये दोनों क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। तो होगा क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड जुड़ जाएगी, नीचे वाला भी बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड जुड़ जाएंगे। तो ये बदल जाएगा CH2 में और ये भी बदल जाएगा CH2 में, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाने का काम अगर कोई करेगा तो कौन करेगा, ये हमारे दोनों रिएजेंट करेंगे। अब इन दोनों रिएजेंट पे डिफरेंस क्या है वो और डिस्कस कर लेते हैं। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के बारे में कॉमन पॉइंट क्या है और डिफरेंट पॉइंट क्या है। पहली बात, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों हाइड्रोजन ऐड करेंगे, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बनाएंगे, ये हो गई सिमिलरिटी। डिफरेंट की बात करें, पहले तो कॉम्पोजिशन ही अलग अलग है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, ओल्फ-किस्नर में जो ईल्ड होती है वो अच्छी ईल्ड होती है ना, जबकि क्लेमेंसन रिडक्शन में उतनी अच्छी ईल्ड नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा यहाँ डबल बॉन्ड O लगा है और यहाँ पर OH लगा है, और आपने क्लेमेंसन रिडक्शन ले लिया, ZnHgHCl ले लिया, तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड O को, यानी कि C डबल बॉन्ड O को CH2 में तो बदलेगा, लेकिन साथ में इस OH को हटा के Cl भी जोड़ देगा, यानी कि OH ग्रुप यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप को हटा करके क्लोरीन जोड़ने का भी काम ये एक्स्ट्रा करता है। इसीलिए मैंने कहा यील्ड किस में ज़्यादा अच्छी होती है, ओल्फ-किस्नर में। ओल्फ-किस्नर का काम अपने काम से काम है कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट करना। क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट भी करता है, साथ में OH की जगह पर Cl भी लगा देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कहानी है अपने पास, ये दोनों की दोनों बातें हो गई। अब इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए आपके पास ये कंपाउंड है, आप देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ही क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पर बेस्ड आ जाए बेटा, आपको सिर्फ क्या देखना होता है, आपको ये देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। ये पूरी कहानी फंक्शनल ग्रुप पर बेस्ड होती है या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, सिर्फ उन पर बेस्ड होती है। तो इस तरह से अगर हम देखते हुए आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन ऊपर 2 हाइड्रोजन नीचे, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन ऊपर और 2 हाइड्रोजन नीचे। तो इस तरह से जो आपका कंपाउंड बनेगा वो यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, बाकी अंदर की स्ट्रक्चर एज इट इज रहेंगी, अंदर की स्ट्रक्चर एज इट इज रहेंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। रेफरेंस की बात करूं तो ये एग्जैक्टली रिड्यूसिंग एजेंट, इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बेटा मैंने पूरे नोट्स में अगर आपको याद हो तो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरफ से लिखा दिए हैं, सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक तरफ से लिखा दिए हैं, साथ साथ में उनके एप्लीकेशन लिखा दिए हैं, साथ में उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखा दिए हैं। तो जितने भी, और साथ में उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखा दी है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा दिया है, हर एक पॉइंट मैंने आपको प्रॉपर डिस्कस कर दिया ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन हो ही ना। और जितना मैंने आपको लिस्ट लिखाया था उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट और कहीं है भी नहीं। साथ में जो बुकलेट अपन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नेम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की बुकलेट, उस नेम रिएक्शन की बुकलेट की खासियत यही है, उसमें 51 नेम रिएक्शंस हैं विद मैकेनिज्म, विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ में उसमें 101 इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, वो आप कांटेक्ट करके, कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके इजीली वो आप बुकलेट आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, वेट ऑफ द 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग सोडियम इथेनॉएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है बेटा, कुछ बच्चे मुझे मिले एग्जाम के बाद, बोले कि सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ये सोडियम इथेनोएट कोई, मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिख पा रहा था, 2-3 बार सोचता रह गया।
अगर कुछ बच्चों के साथ हुआ होगा तो कोरिलेट भी कर पा रहे होंगे, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और ऐसा मैंने फिर वही कहा कि एक एग्जामिनर, एक टीचर के लिए कहना बहुत आसान है कि पेपर बहुत आसान होता है, उसके लिए कहना बहुत आसान है कि तुम कैसे नहीं कर पाए, तुमसे तो ये हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं साल भर आपसे कह रहा था बेटा टीचर की लाइफ अलग होती है, उसे साल भर केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसमें आपको जज करना है। और एक एज ए स्टूडेंट आपको 4 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, या बायोलॉजी को एक साथ माने तो 3 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, और सबका प्रेशर, सबकी नॉलेज, सबका इन्फॉर्मेशन कोई भी इंटरलिंक हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको एक साथ करना है। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी और उस चक्कर में ऐसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं। स्टिल थोड़ा आप दिमाग लगाते तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे आप इसको लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, आप तुरंत बोल पड़ोगे अरे ये तो NaOHCaO है, और इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, याद हो आपको, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, सोडा लाइम। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका फंक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन, और अगर ये डीकार्बोक्सिलेशन कराता है तो ये क्या रिलीज कराएगा, ये रिलीज कराएगा CO2। तो जो भी अपने पास रिएक्टेंट होगा और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें एक कार्बन कम बन जाएगा, क्योंकि एक कार्बन की CO2 के फॉर्म में कार्बन निकल चुका है। यहाँ पर इस बारे में ध्यान रखना है हमें, ठीक है। जब आप ये देखेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या लेते हैं हम, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, बेसिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है एथ, एथ मतलब हो गया 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का हम क्या लिखेंगे, CH3COO ले लेंगे, साथ में NaOHCaO। एक ये जो कार्बन है ये तो निकल गया, ठीक है। और ये जब निकल गया तो एक कार्बन का कौन सी एल्केन बनेगी, एल्केन बन जाएगी CH4 बन जाएगी। लेकिन 1 मोल बनेगी ना, लेकिन उसने क्या बोला यहाँ पर कि 2 मोल बनेगी। तब आपको बताना है कि उसका वेट क्या होगा। आप बताओ बेटा 1 मोल बनती तो इसका वेट कितना होता, 16 ग्राम। 2 मोल बनेगी तो क्या हो जाएगा, 16 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 ग्राम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 ग्राम। अगेन बेटा ये नेम रिएक्शन थी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में मैं कुछ और आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। इस रिएक्शन का जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं चेन की लेंथ को कम करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास जितने कार्बन रिएक्टेंट में है उससे कम कार्बन के एल्केन चाहिए तो करते हैं। दूसरी इसमें खास बात है कि ये एल्केन बनाने की लैब मेथड है। तीसरी इसमें खास बात यह है कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पर बेरियम ऑक्साइड ले लें तो हम प्योरेस्ट मीथेन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। चौथी इसमें बात यह है कि जिसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहा है ये बेस है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो इसमें दिख रहा है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो इसका जो फंक्शन है वो NaOH को ड्राई करने का काम है। पांचवी इसमें जो खास बात है वो ये है कि यहाँ से जो CO2 गैस आपको दिख रही है, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है तो NaOH बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड बेस मिल करके Na2CO3 बना लेते हैं। पैरेलली एक और प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3 जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी मैंने सब इसके साथ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जैक्टली आपके नोट्स में ये क्वेश्चन कराया गया था हाइड्रोकार्बन वाले सेगमेंट में, ठीक है। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। बेटा ऐसे कई क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में कराए हैं जिसमें आपको कार्बेटाइन और रीअरेंजमेंट की बातें करी गई हैं। आइए फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सब हुआ, है ना। आइए देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये कुछ तो है, साथ में यहाँ पर HBr है। HBr के बारे में बोला जाता है कि H+ और Br- में ऐसा डिसोसिएट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और ये H+ क्या है, अपने पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। तो इस तरह से H+ के पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके डुप्लेट पूरा करने से, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसके पास बैठा है एक्स्ट्रा लोन पेयर, तो इसके बीच में बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जा करके H+ जाएगा यहाँ से और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो पहला जो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH और OH2+ बन जाएगा। यही तो बनेगा बेटा, और साथ में यहाँ पर CH3 निकला रहेगा। अगले स्टेप में तुरंत यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो इस कार्बन के ऊपर जा करके लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही लग जाएगा कंपाउंड जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH CH3, और CH के ऊपर यहाँ लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ लग जाएगा CH3।
जो हमारे पास कार्ब कैटायन बनेगा, आपको पता है बेटा कार्ब कैटायन जब कभी भी बनता है तो ये अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करता है, यानी कि इसकी एक कोशिश होती है कि अगर प्राइमरी कार्ब कैटायन बना है तो वो सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्सरी में और इस तरह से कन्वर्जन होता रहे, है ना। ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन होता है, इसके पीछे का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो स्टेबिलिटी बढ़ाना है। जो तरीका होता है वो ये होता है कि कैसे भी करके, ध्यान से सुनना, कैसे भी करके, चाहे हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़े, चाहे मिथाइल शिफ्ट करना पड़े, चाहे फिनाइल शिफ्ट करना पड़े, इन सारे जरिए में बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन बढ़ा ली जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन होगी, है ना, ये पॉजिटिव, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से एक H माइनस निकलेगा तो यहाँ पर चार्ज क्या लग जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3C पॉजिटिव, नीचे CH3 लगा ही हुआ है। जब यहाँ से बेटा H नेगेटिव निकलेगा तो इस पॉजिटिव साथ जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह से H माइनस निकला और वहाँ जाके शिफ्ट हो गया। H माइनस को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, इसे बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट के जरिए जाकर यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है। अब बेटा यहाँ पर क्या है अपने पास, जरा देखो, यहाँ पर ये H Br माइनस है, अब ये Br माइनस क्या करेगा, ये Br माइनस इसी C पर अटैक कर देगा, है ना। तो अब ये जो मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन है इस पे Br माइनस अटैक करेगा और इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या होनी चाहिए थी, आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद हो तो मैं बार बार आपसे एक लाइन रटवाता था, बुलवाता था, आपको याद हो, मैं आपसे कहता था जहाँ जहाँ कार्ब कैटायन तो आप लोग क्या बोलते थे, वहाँ वहाँ रीअरेंजमेंट। तो जहाँ जहाँ कार्ब कैटायन वहाँ वहाँ रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल है तो पक्का होगा। मीडियम भी मैंने बता दिया, या तो हाइड्राइड शिफ्ट, या तो मिथाइल शिफ्ट, या तो फिनाइल शिफ्ट, इन्हीं के जरिए होगा। तो कैसे पता ये स्टेबल कम है, ये स्टेबल ज़्यादा है। आप देखो जिस कार्बन के ऊपर यहाँ देखो क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। इससे जुड़े हुए कार्बन ये है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो ये दोनों कार्बन कहलाएंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, इस तरह से 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसके पास, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कार्बन क्या है हमारा, sp2 कार्बन, तो ये कार्बन अल्फा हो गया, इससे ये भी जुड़ा है तो ये भी अल्फा, और ये जुड़ा है इसी से तो ये भी अल्फा। तीनों अल्फा कार्बन है, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास 2, 3 + 3 कितना होता है 6, 6 + 2 कितना होता है 8, तो इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्लियर है बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। इस तरह से कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं और वो बढ़ती हुई दिखती है। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, है ना। जो कम करने वाले होते हैं वो -m इफेक्ट होते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन -H होता है और -I होता है, यानी कि आपको समझ में आ रहा है ना कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये सब के सब। और फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी यहाँ पर कि ऐसे याद रखना, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ानी है, कार्ब कैटायन पे चार्ज कैसा है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज है, मैं बताऊंगा कि उसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएंगे, सारे पॉजिटिव वाले इफेक्ट, सेम जैसा चार्ज वैसा इफेक्ट लगा दो। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, +MHI, कौन कम करेगा, -MHI। अच्छा, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, कार्बेनायन, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएंगे, सारे माइनस वाले इफेक्ट, यानी कि -M, -H, -I। मैं बार बार M को पहले, H को बाद में, I को बाद में, सबसे लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके काम करने की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो यही है ना। सबसे पावरफुल इफेक्ट कौन सा होता है, मीजोमेरिक, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, क्लियर। इन सबसे इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी का होना, आखिर एरोमेटिसिटी होगी तभी तो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चलो आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया बेटा सबको, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया इसके पीछे का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, आइए देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल एज द रीजन आर। तो असर्शन एंड रीजन पढ़ेंगे और हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपके सामने रेफरेंस रखूंगा कि आखिर ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है। पहला क्वेश्चन है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE0। मेरा बच्चा पहले एक बात ये समझो कि डेल्टा जी के 3 फार्मूलाज होते हैं। मैं आपको पूरे साल भर कहता रहा कि बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम हो और डेल्टा जी के फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आए, और 2 क्वेश्चन इसी साल पूछे गए, है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारे, दूसरा ऑप्शन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तीसरा है डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log
Kc। अब इस पर इसी साल क्वेश्चन आया, इस पर इसी साल क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में आता है और यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पर log Kc क्या है, log Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। डेल्टा जी अगेन गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि यूजफुल वर्क, है ना। और n क्या है, यहाँ पर वही कितने इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर आना जाना हो रहा है। उनके नंबर, f क्या है, नंबर ऑफ फैराडे, आपने पढ़ा होगा। फैरड और फैराडे अलग अलग चीज़ें हैं। फैरड कैपेसिटेंस की यूनिट है, आपने उधर फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स के आगे कैपेसिटर में। और ये फैराडे है, फैराडे जैसे कूलाम वैसे फैराडे, ये चार्ज की यूनिट होती है। और आपने ऐसे पढ़ा भी होगा 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। यहाँ पर ई सेल लिखा हुआ है, ई सेल समझ में आ गया आपको क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव सेल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे आप निकालते हो, तो वही हम किसी सेल का जो हम निकालते हैं वही हो गया। अब यहाँ पर लिखा है कि इन इक्वेशन डेल्टा जी वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज डिपेंड्स ऑन किस पर, एन पर। तो बेटा डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो एन पे डिपेंड करती है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, दिख रहा है साफ साफ डिपेंड करता है। आपने कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि Fe+3 कन्वर्ट हो गया किसमें, Fe+2 में, Fe+2 कन्वर्ट हो गया किसमें, Fe में। इसका E0 दिया गया है और इसका E0 आपसे पूछा गया है, जबकि इससे इसमें कन्वर्जन का भी E0 गिवन है। तो ऐसे में हम इसी फॉर्मूले के थ्रू इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पर भी इसको आपने किया हो, ठीक है। अब कोई बोले कि सर इसको तो इस तरह क्वेश्चन हमने बहुत किए लेकिन ये हमें नहीं पता था, तो यही है, यानी कि आपको बस हवा हवाई में रह गए, आपने फंडामेंटल में फोकस नहीं किया, है ना। ये करना चाहिए था आपको। तो ये वैल्यू डिपेंड करती है एन पे, ठीक है। अगला है E0 सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पता है इंटेंसिव मतलब, एक्सटेंसिव मतलब, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था। इंटेंसिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी या मास, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास वाटर है, वाटर का बॉइलिंग, एक गिलास पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपने एक बकेट पानी ले लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, अगेन 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि जो सब्सटेंस की आप बात कर रहे हो उसका अमाउंट क्या है ना, वो कम है या ज़्यादा है, सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जब मास पर, जब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। जबकि एक्सटेंसिव, जब मैं आपसे बोलूं कि एक गिलास पानी उसको गर्म करेंगे तो हीट निकलेगी, कितनी हीट निकलेगी सोच लो। एक बकेट पानी है और उसको गर्म किया तो हीट निकलेगी, कितनी हीट निकलेगी सोच लो। अब मैं पूछूं किस केस में ज़्यादा हीट निकलेगी, आप बोलोगे बकेट पानी में ज़्यादा हीट निकलेगी। इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज हुआ, तो जो रिलीज अमाउंट ऑफ द हीट वो चेंज हुई, इसका मतलब कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ बातें लिखी हुई हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है और यहाँ पर ये बात कहाँ लिखी है। यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखने के बाद एनसीईआरटी लिखती है, इट मे बी रिकमेंडेड एज E0 सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर। साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है। बट डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। द वैल्यू डिपेंड्स ऑन n, thus we write the रिएक्शन, जो भी आगे लिखना है ये रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं कि ये इस पे डिपेंड करती है। अच्छा E0 सेल, तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। अब सवाल आता है क्या इसको ये एक्सप्लेन करता है। बेटा अगर डेल्टा जी एन पर डिपेंड करता है, यानी कि वो तभी डिपेंड कर पाएगा जब वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो नीचे लाइन लिखी है वो ऊपर वाले को सही से एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस को कैसे स्मार्टली सॉल्व करें, उस बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या रहा, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, है ना, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर विल बी फर्स्ट, ओके। शायद कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, आई गेस। ये चीज़ मैंने आपको बेटा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो